Hello learners, in today's video we are going to talk about the poem Wasteland by T.S. Eliot. So first we will talk about the poet T.S. Eliot. इनका पूरा नाम था थॉमस स्टेरेंस एलियट फ्रॉम 1888 to 1965। ये पोएट, प्ले राइट, क्रिटिक और एडिटर भी थे। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1948 में और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1948 में मिला है। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये द ईगोइस्ट जो कि एक फेमिनिस्ट लिटरेरी मैगज़ीन है, उसके एडिटर भी रहे हैं फ्रॉम 1917 to 1919। इनके मेजर वर्क हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915, द हॉलो मैन 1925, द मर्डर इन कैथेड्रल 1935, द कॉकटेल पार्टी इन 1949। Now let's talk about the text, The Wasteland. It was first appeared in the Criterion 1922 and The Dial 1922, and later it was published in a book form in December 1922. Original title इस poem का है He Do the Police in Different Voices, and this title was taken from the Dickens Our Mutual Friend. इस पोएम में 433 लाइन्स हैं और इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इसमें इन्होंने सिनेमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया है, जिसमें आपको रैपिड शिफ्ट दिखेगा वॉइस में, सेटिंग्स में, इमेजरी में, एंड इवन इट्स फील लाइक कि कोई फिल्म एडिटिंग है। दिस पोएम वॉज डेडिकेटेड टू एजरा पॉन्ड, whom Eliot called the better craftsman, and this poem was described by Alan Tate as the music of an idea. इस पोएम में 5 सेक्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट द बरियल ऑफ डेथ, a game of chess, the fire ceremony, death by water, and last, what the thunder said. So we will talk about all this section in very detail. First section हमारे पास है the burial of death. Introduce the central theme of spiritual barrenness, death in life, and fragmentation in the post-World War First society. इस सेक्शन में एलियट ने हमें स्पिरिचुअल बैरननेस, जो इस पोएम का सेंट्रल थीम है, उसे इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने इसमें बात करी है फ्रेगमेंटेशन की, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो सोसाइटी थी उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है उसके बारे में इन्होंने बात करी है। दिस टाइटल सिग्निफाइज डेथ, मॉर्निंग एंड द रिचुअल ऑफ फेल्ड resurrection, suggests that modern civilization is undergoing its own burial, its cultural vitality is already dead. सो जो टाइटल है द बरियल ऑफ डेथ, ये सिग्निफाई करता है कि कैसे जो डेथ है, जो मॉर्निंग है, वो अभी भी चल रही है सोसाइटी में, और जो कल्चरल है हमारी सोसाइटी का वो ऑलरेडी बरीड हो चुका है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है वो उसको बरी ही कर रही है, बिकॉज एवरी थिंग विच विल इन्वॉल्व कल्चर एंड ट्रेडिशन इन सोसाइटी, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दिस सेक्शन कंसिस्ट 4 इंटरलिंक्ड सीन। इस सेक्शन में हमें 4 सीन्स मिलते हैं। पहला सीन है वेयर पोइट टॉक अबाउट द अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। सो नॉर्मली पोइट जो है वो अप्रैल को सिम्बलाइज करते हैं, बिकॉज अप्रैल इज़ अबाउट स्प्रिंग सीजन, और अप्रैल सिम्बलाइज किया जाता है होप्स, न्यू लाइफ और ब्यूटी से। पर यहाँ पे एलियट ने अप्रैल को क्रूअल कहा है, बिकॉज अप्रैल जो है वो स्प्रिंग सीजन के साथ आता है, और ये जो मंथ है ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ में हमारे होप भी होता है। एंड बिकॉज एवरीथिंग हमारे अराउंड में पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बुरी हालत में है, तो अभी हमारे लिए स्प्रिंग सीज़न जो है वो बहुत पेनफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे एलियट हमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो विंटर सीज़न है ये हमारे लिए कंफर्टिंग था, पर अप्रैल जो स्प्रिंग सीज़न है वो हमारे लिए बहुत क्रूएल है। बिकॉज विंटर सीज़न कंफर्टिंग था हमारे लिए, क्योंकि विंटर में स्नो की वजह से एवरीथिंग इज़ कवर्ड, तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, और ये हमें हेल्प कर रहा था कि हम इमोशनली नम रह सकते हैं थे। Second scene is about the Mary episode. A woman named Mary remembers her childhood in Germany and shelding in the mountain. एक वुमेन है जिसका नाम है मैरी, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में याद कर रही है कि कैसे वो जर्मनी में उनके जो चाइल्डहुड डेज थे उसके बारे में वो बातें कर रही है। थर्ड एपिसोड इज़ अबाउट द हाइसिंथ गर्ल। द स्पीकर रिकॉल्स अ रोमांटिक मोमेंट विद अ गर्ल इन द गार्डन। और ये जो रोमांटिक मोमेंट है पोएट का और उस लड़की जो हाइसिंथ है उसके साथ में, उस रोमांटिक मोमेंट में देर इज़ नो लव, देर इज़ नो रियल कनेक्शन, और जो स्पीकर है वो भी इवन एम्प्टी और स्पीचलेस फील कर रहा है।
तो यहाँ पे जो हाइसिंथ है, दिस फ्लावर सिम्बलाइज लव एंड रीबर्थ। पर ये जो फ्लावर नेम्ड गर्ल है हाइसिंथ, ये सिम्बलाइज कर रही है कि कैसे इवन दो उसका नाम हाइसिंथ है जो फ्लावर है लव और रीबर्थ के लिए, स्टिल उस लड़की में और पोइट के बीच में देर इज़ नो रियल कनेक्शन और सब कुछ इमोशनली पैरालाइज दिख रहा है। फोर्थ एपिसोड इज़ अबाउट मैडम सोसोस्ट्रिस। सोसोस्ट्रिस इज़ अ वुमन जो एक फॉर्च्यून टेलर है, जो टैरोट कार्ड रीडर है, और वो प्रेडिक्ट करती है डेथ को और डेंजर को। एंड शी मैडम सोसोस्ट्रिस रिप्रेजेंट फेक स्पिरिचुअलिटी, सुपरस्टिशन, confusion in modern life, because a tarot card reading anticipate later symbolize in poem droned sailor the hanged man। सो ये रिप्रेजेंट करती है कि कैसे जो सोसाइटी है वो अब फेक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन कर रही है। सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ चुका है लोगों का, और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। फिफ्थ एपिसोड इज़ अबाउट द अनरियल सिटी विच इज़ लंदन। सो लंदन को इलियट ने अनरियल सिटी का टाइटल दिया है, एंड ही वॉज टॉकिंग कि कैसे जो मॉडर्न मेट्रोपोलिस सिटी था वो अब एक वेस्ट लैंड बन चुका है। क्राउड ऑफ द पीपल वॉक्स लाइक घोस्ट ओवर लंदन ब्रिज, और जो लोग हैं इस अनरियल सिटी में लंदन में वो घोस्ट की तरह लंदन ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं। और ये जो सीन है, क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग ओवर लंदन ब्रिज लाइक अ घोस्ट, ये जो सीन है ये दाते के इन्फेर्नो से लिया गया है, इंस्पायर्ड है। और ये सीन दिखाता है कि कैसे लोग फिजिकली अलाइव तो हैं पर स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है, स्पिरिचुअली दे आर डेड। This whole section symbolize spiritual death, fragmentation, memory versus present, and death and possible rebirth. Next section is the game of chess, drawn from Thomas Middleton plays a game of chess and women were women, both dealing with the sexual corruption and moral intrigue. सो ये जो टाइटल है ये हमारे थॉमस मिडल्टन के प्ले गेम ऑफ चेस से लिया गया है, एंड देयर इज़ वन मोर प्ले वुमेन बी अवेयर वुमेन। और ये दोनों ही प्ले थॉमस मिडल्टन के ये डील करते हैं सेक्सुअल करप्शन से एंड मोरल इंट्रिग्यू से। ये जो सेक्शन है ये फोकस करता है कि जैसे मॉडर्न रिलेशनशिप जो है हमारा मैन और वुमेन के बीच में, ये रिलेशनशिप पूरा का पूरा खाली हो चुका है इमोशनली। देर इज़ नथिंग इन दैट रिलेशनशिप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड इवन जो सोसाइटी है उसके अंदर भी कितना मोरल डिके हो चुका है, लोगों के बीच में उनके रिलेशनशिप में कितना मोरल डिके है। दिस सेक्शन हैज़ टू कॉन्ट्रास्टिंग सीन, दो कॉन्ट्रास्टिंग सीन है। फर्स्ट सीन जो है वो एक लग्जूरियस रूम का है। इसमें एक रिच लेडी है, एक ब्यूटीफुल रिच लेडी है जो एक बहुत अच्छे डेकोरेटेड रूम के बीच में बैठी हुई है, और उस रूम में बहुत सारे एक्सपेंसिव फर्नीचर, परफ्यूम, ज्वेल्स एंड पेंटिंग्स रखी हुई हैं। एंड दैट वुमन सिटिंग बिटवीन दैट रूम, शी इज़ फीलिंग नर्वस, restless and emotionally unstable. And why she was feeling unstable? Because there is no real connection between her and her husband or the man, and she was very unhappy, empty. और वो उस आदमी से बार बार पूछ रही है कि व्हाट आर यू थिंकिंग। जो उस कमरे में उसके साथ मौजूद है उससे वो पूछ रही है कि तुम क्या सोच रहे हो, और वो आदमी चुप है, शांत है बिल्कुल। सेकेंड सीन इज़ द लंदन पब। This scene shifts to working class life where two women gossip about Lil, whose husband is returning from army. She has taken medicines to abort a child and has lost her physical beauty. Her friend tells her to look attractive for her husband. Scene shift होती है हमारी, दो वुमेन्स के बीच में गॉसिप हो रही है एक अनदर लेडी के बारे में जिसका नाम है लिल, और लिल का जो हस्बैंड है वो आर्मी से अब घर को लौट रहा है, एंड लिल हैज़ टेकन सम मेडिसिन ताकि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर पाए, अपने बच्चे का अबॉर्शन कर पाए। और इस मेडिसिन की वजह से, इस अबॉर्शन की वजह से उसकी जो फिज़िकल ब्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी है, और उसके फ्रेंड उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें अभी अपने हस्बैंड के लिए अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। सो बोथ सीन्स talk about emotional emptiness, lack of communication, time and morality, gender tension, and moral and sexual decay. थर्ड वी हैव द फायर सेरेमन। ये जो टाइटल है ये लिया गया है फायर सेरेमन, जो बुद्धा का जो एक सेरेमन था फायर सेरेमन, वहाँ से ये टाइटल लिया गया है। और इस सेरेमन में बुद्धा बताते हैं कि कैसे हमें खुद को अर्थली डिज़ायर और पैशन से डी अटैच करना चाहिए। बट दिस टाइटल Elias had taken to draw the idea that modern people are spiritually burning in uncontrolled desire.
ये जो टाइटल है यहाँ पे, ये इलियट ने ये दिखाने के लिए, ये प्रेजेंट करने के लिए लिया है कि कैसे जो मॉडर्न लोग हैं वो खुद के ही अनकंट्रोल्ड डिज़ायर में खुद को स्पिरिचुअली जला रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं वो. सो द फर्स्ट सीन इन दिस सेक्शन इज़ द पॉल्यूटेड थेम्स. थेम्स इज़ अ नेम ऑफ अ रिवर. और ये पोएम शुरू होता है एक बहुत ही सैड डिस्क्रिप्शन से, जो डिस्क्रिप्शन है एक रिवर का जिसका नाम है थेम्स. क्योंकि पहले जो इंग्लिश पोएम्स थी उसमें थेम्स को प्योर और ब्यूटीफुल बताया गया है, पर यहाँ पे पोएम को जो पर यहाँ पे थेम्स को बताया जा रहा है कि थेम्स बिल्कुल गंदी हो चुकी है और एम्प्टी हो चुकी है. सेकेंड सीन इज़ अबाउट Thisrasius. Thisrasius is the central figure and Thisrasius is from Greek mythology और एक blind prophet है Thisrasius. She lived a man and woman both. He represent universal human experience of the modern moral decay. Thisrasius जो है एक blind prophet हैं जिन्होंने ड्यू टू सम रीज़न उनको एक वुमेन की लाइफ भी मिली है और एक मैन की लाइफ भी मिली है, तो उनके पास बेसिकली दोनों ही जेंडर के एक्सपीरियंस हैं. तो यहाँ पे Thisrasius जो हैं वो दोनों ही वुमेन लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Third scene is about mechanical love. Here, the typist woman returns home, prepare a meal, and passively endures a mechanical sexual encounter with a small house agent's clerk. There is no love, passion, and emotional connection. Third scene आपको दिखाता है कि एक टाइपिस्ट है, एक वुमेन है जो एक टाइपिस्ट का काम करती है और वो घर आती है, खाना प्रिपेयर करती है, एंड देन शी एनकाउंटर अ सेक्शुअल इंटरेक्शन विथ क्लर्क. और उन दोनों के बीच में ना ही लव है, ना पैशन है और ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन है. फोर्थ सीन इज़ अबाउट अ फिशरमैन. यहाँ पे स्पीकर एक फिशरमैन का सीन पोर्ट्रे करते हैं और वो एक रिवर के किनारे बैठे हुए हैं जिनके पास में, और उनके पास में बहुत सारे चूहे हैं. और वो वहाँ पे बैठ के, जब वो रिवर के पास में बैठे हुए, उनको बहुत सारे हॉर्न और मोटर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है. तो ये जो सीन है ये दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्रियल अगलीनेस जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में प्रेजेंट है. और नथिंग देयर इज़ अबाउट नेचर, बिकॉज जो थेम्स रिवर है वो ख़त्म हो चुका है, वो सूख चुका है, वो गंदा पड़ा हुआ है. और उसके किनारे बैठने के बाद भी स्पीकर इज़ फीलिंग नथिंग. ठीक है, क्योंकि उसके आसपास बहुत शोर है, तो वो इंडस्ट्रियल अग्निनेस को दिखाता है. फिफ्थ सीन में पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ रोमांटिक बोट ट्रिप जो उन्होंने लेसेस्टर, अर्ल ऑफ लेसेस्टर के साथ में करी थी इन द रिवर थेम्स. और ये जो सीन है ये दिखाता है कि कैसे जो पास्ट रोमांस था इट इज़ अबाउट डिग्निटी, पर अभी जो मॉडर्न रोमांस है इट इज़ अबाउट वल्गैरिटी. सिक्स्थ scene is about Saint Augustine and Buddha. Here, poet uses some line from Buddha and Saint Augustine, and both of them, Buddha and Saint Augustine, is talking about how we need to give up on worldly desire. So, in this section, the theme is lust and moral corruption, spiritual emptiness, and need of self control. The next section is Death by Water. This is the shortest section of all five. Describe the death of Philebus the Phoenician, a merchant drowned by sea. Philebus represent all humanity, no matter how rich, powerful or proud someone is, death come to everyone. So ये जो सेक्शन है इसमें बात होती है एक फिलिबस जो एक मर्चेंट है उसके बारे में, कि कैसे वो समुद्र में डूबने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. और यहाँ पे फिलिबस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमैनिटी को, कि कैसे भी आप कैसे भी दिखते हो, आप रिच हो, पावरफुल हो, प्राउड हो, स्टिल अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया है तो इट्स मीन द डेथ इज़ कमिंग टू यू. नथिंग विल मैटर एट दैट टाइम. जब आपके पास आपकी डेथ आएगी तो आप रिच हो, पावरफुल हो, प्राउड हो, कुछ मैटर नहीं करता है. Last section, what the thunder said. This section shows extreme spiritual dryness, fear and suffering, but it also gives a message of hope and spiritual rebirth. Last section हमें बताता है कि कैसे जो modern world है ये spiritually dry है and there is fear and suffering all around. पर last में ये हमें hope और spiritual rebirth का भी message देता है. The first scene in this section is about the post crucifixion landscape. जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हो जाता है उसके बाद की सीन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे इलियट. एंड दिस सेक्शन बिगिन विथ द सीन ऑफ रॉक एंड डेजर्ट, नो वाटर,
ड्राई माउंटेन्स, फियर एंड एंग्जाइटी। तो पहला सीन जो है वो बात करता है कि कैसे जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद जो वर्ल्ड है वो पूरा डिज़र्ट बन चुका है। एवरीथिंग हियर इज़ टोटली ड्राई, देर इज़ नो वाटर, माउंटेन्स भी ड्राई हो चुके हैं और लोगों में फियर और एंग्जाइटी है। सेकेंड सीन, द ruined chapel, empty chapel with no doors or windows, only a cock that crows. सो सेकेंड सीन हमें बताता है एक रूइन चैपल के बारे में, पुराने टूटे फूटे चैपल के बारे में, और ना ही इसमें कोई दरवाज़ा है ना ही कोई खिड़की है। और ये सिंबलाइज करता है कि कैसे लोग अभी भी पीस ढूंढ रहे हैं पर उन्हें वो पीस कहीं नहीं मिल रहा। लास्ट सीन इज़ द थंडर्स वॉइस। एट द एंड थंडर स्पीक 3 संस्कृत वर्ड फ्रॉम उपनिषद। लास्ट में एक थंडर वॉइस आती है और वो 3 शब्द बोलती है जो कि संस्कृत से है। दैट इज़ दत्त विच मीन्स गिव, द्याधम विच मीन्स सिंपथाइज, एंड लास्ट द्यमवता विच मीन्स कंट्रोल। तो ये 3 शब्द वो बोलते हैं। एंड दिस सोज कि कैसे वो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बुद्धिज़्म और हिंदू फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा था। So this is all about The Wasteland by T.S. Eliot. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice